एक दिन बाद पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी विपक्षी पार्टियों ने महिला शक्ति का अपमान करते हुए नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या की। भारत की महिलाएं इस बात को कभी नहीं भूलेंगी। अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। 17 अप्रैल 2026 नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया। इसके बाद से पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। 18 अप्रैल 2026 ठीक 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी के स्वार्थ की वजह से महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ा है। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस और उनके साथियों का असली चेहरा दिख गया। कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की विरोधी रही है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। हालांकि पीएम मोदी ने महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए ये भी साफ कर दिया कि वो महिलाओं को आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे। महिला आरक्षण पर हमारा इरादा अटूट है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। यानी ये साफ है कि बिल गिर जाने भर से महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल शांत नहीं होने वाला है, बल्कि और गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कभी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है तो विपक्ष ने पीएम मोदी के आरोपों को खारिज किया है। सच तो यह है कि विपक्षी दल कोटा में कोटा की मांग कर रहे थे। विपक्षी दल महिला आरक्षण में शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के हिस्सेदारी की बात कर रहे थे और स्पष्ट रूप से विपक्षी दलों का मानना था कि इन वर्गों को उपेक्षित करके इन वर्गों की महिलाओं को आप आरक्षण से वंचित करके ना तो महिलाओं का भला कर सकते हैं और ना ही देश का भला कर सकते हैं। बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पर बैठा आदमी झूठ बोल रहा है। 2023 में महिला आरक्षण बिल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं की सरकार लेके आई। कांग्रेस के समर्थन से ही वो बिल पास हुआ और कह रहे कांग्रेस इसके विरोध में है। 2010 में हम ही ये बिल लेके आए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिल पास करवाया तो राज्यों में पंचायतों में और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल सका। इस प्रधानमंत्री को या तो कुछ पता नहीं है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। कहना चाहती हूँ कि विपक्ष ने बहुत घोर पाप किया है, खासतौर पर आधी आबादी के तौर पे, चूंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है इस बिल को, इस विधेयक को आके बाकायदा पास होने में और लागू होने में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत की महिलाओं से स्पष्ट कहा है
कि उनके अधिकार और सम्मान की लड़ाई वो अंतिम दम तक लड़ेंगे और आज तक जो उन्होंने किया है उसको और बेहतर तरीके से और सम्मानजनक तरीके से उनको उनकी आवाज को संसद में गूंजे इसका वो भरसक और पूरा प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने महिला आरक्षण बिल के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितने विपक्ष में वोट पड़े, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, सब लोग महिला विरोधी लोग हैं। देश की आधी आबादी को उनका हक मिलना चाहिए। सब लोग महिला विरोधी लोग हैं। देश की आधी आबादी का हक मिलना चाहिए। अगर आदरणीय मोदी जी हक देने के लिए प्रयास किए थे तो ये लोग वोट नहीं दिया, विरुद्ध में वोट गिरा के और बिल पास नहीं होने दिया। विजय कुमार सिन्हा ने भी न्यूज 18 पर पीएम मोदी का भाषण देखा। विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष माफी के लायक नहीं है। का वंदन करने का एक अवसर मिला था, लेकिन विपक्ष के लोगों ने नारी शक्ति का अपमान किया, आधी आबादी को देश के लोकतंत्रीय वातावरण में भागीदारी से रोकने का, देश के अंदर 21वीं सदी के भारत के बदलते स्वरूप को जिस तरह से झकझोरने का और अपमानित करने का काम किया है, ये लोग माफी के लायक नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पीएम के संबोधन के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को संबोधित किया है और माननीय प्रधानमंत्री ने पुनः कांग्रेस ने इस बिल को पार्लियामेंट से हटा ले, उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण के रास्ते में कोई भी रुकावट को जो है हम हटा कर रहेंगे और उन्होंने यह भी कहा महिला की भागीदारी को विधानसभा में, संसद में बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कांग्रेस महिला आरक्षण विरोधी है, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर रही है। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद सियासत तेज है। बीजेपी और एनडीए के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं, विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी पलटवार हो रहा है। वहीं इस मुद्दे पर अब बीजेपी और एनडीए के नेता 20 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेंगे। परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। मनुवाद ओवर संविधान। हमारी नियत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न हो पाया। विपक्ष के विरोध और सरकार के पास 2/3 बहुमत न होने की वजह से बिल 54 वोट से गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के बाद से बीजेपी हमलावर है और संसद से सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। यह आक्रोश सड़क पर उतरेगा बनो। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे विपक्ष की एकजुटता का नतीजा बताया और सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया। सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। प्रियंका के बयान पर बीजेपी की ओर से पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां शुरू से ही महिला विरोधी रही हैं। आप याद कीजिए 96 में देवगौड़ा जी ने लाया तो विरोध किया,
वाजपेयी जी लाए तो विरोध किया और यही विपक्ष के लोगों ने बिल को भी फाड़ा। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि विपक्ष को इस महिला विरोधी मानसिकता का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने इसको रोका है, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के विरोध में बीजेपी और एनडीए की ओर से 20 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और भी गर्माने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि यह 2023 में पारित हो चुका था, लेकिन परिसीमन नहीं होने से बिल अटक गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद पुराने आंकड़ों पर सीटें तय हैं, जिससे असंतुलन पैदा हो रहा है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भ्रम फैलाकर बिल को समर्थन नहीं मिल पाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो न्यूमेरिकल कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उत्तर दक्षिण का नारा देख करके वो लोग दक्षिण वाले जो हमारे एमपी लोग हैं उनको गोलबंद करने में सक्षम हो गए और महिला बिल को उन्होंने जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी संविधान संशोधन के लिए वो संख्या नहीं जुट सकी। ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए। जेडीयू नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी जेड श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई है, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z कर दी गई, यानी कि दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की सुरक्षा बराबर की गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की और सक्रिय राजनीति में कदम रखा। तब से लेकर अब तक वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। निशांत की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए बिहार की नई सरकार ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। इसके साथ ही बिहार में और भी कई नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पहले इन्हें कोई सुरक्षा नहीं थी, अब श्रवण कुमार की सुरक्षा एस्कॉर्ट के साथ Y+ की कर दी गई है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर Z श्रेणी की कर दी गई है। पहले डिप्टी सीएम के नाते विजय सिन्हा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। अब डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सुरक्षा बराबर कर दी गई है। तीनों की सुरक्षा Z श्रेणी की कर दी गई है। सरकार अपने हिसाब से करती है। तो निशांत को भी Z सुरक्षा दी गई है, श्रवण बाबू को Y+ सुरक्षा कर दी गई है। सरकार अपने नियम से और उनकी आवश्यकता के अनुसार। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग नेताओं, मंत्रियों या किसी भी सेलिब्रिटी की सुरक्षा घटाने बढ़ाने का फैसला करता है। हालांकि कई मामलों में इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे। पूर्व सीएम और नए सीएम की मुलाकात की खास तस्वीरें सामने आई। दोनों नेताओं ने करीब 20 मिनट तक राजनीतिक हालात और नई सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की। इसके बाद सीएम नीतीश ने दोनों डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की। इन तस्वीरों ने खास संदेश भी दिया। ये तस्वीर बेहद खास है। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान है। सम्राट के कंधे पर नीतीश का हाथ है और सम्राट नीतीश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। बिहार की सियासत में ये बेहद अहम तस्वीर है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सम्राट और नीतीश के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। सीएम नीतीश ने बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात और नई सरकार के कामकाज को लेकर सम्राट से चर्चा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार था जब सम्राट चौधरी से मिलने नीतीश कुमार उनके आवास पहुंचे। सम्राट चौधरी ने भी हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का स्वागत किया। दोनों नेता एक साथ सोफे पर बैठे नजर आए। सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद से नीतीश बारी बारी से दोनों डिप्टी सीएम से मिलने पहुंच गए।
नीतीश कुमार ने पहले डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात की। यहाँ भी नीतीश कुमार कुछ देर तक रुके। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दे पर बातचीत हुई। इसके बाद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पहुँचे। यहाँ भी नीतीश और विजय चौधरी मुस्कुराते दिखे। नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कई मुद्दों पर बातचीत की, फिर वहां से निकल गए। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी बिहार की सियासत में नीतीश की भूमिका अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार का सियासी अनुभव और राजनीतिक समझ नई सरकार के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसे में मुलाकात की इन 3 तस्वीरों ने खास संदेश दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं और तीसरे दिन भी जेडीयू दफ्तर पहुंचे। निशांत ने पार्टी के विधायकों के साथ कुछ जिला अध्यक्षों से भी मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बता दें आपको, पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि यात्रा की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द वो इसकी जानकारी देंगे। वहीं सुरक्षा बढ़ाए जाने पर निशांत ने कहा अधिकारियों ने बढ़ाया है। निशांत ने महिला आरक्षण बिल पर भी बोला। निशांत ने कहा कि मेरी पार्टी इसके समर्थन में रही है। निशांत के साथ बैठक में शामिल होने वाले जेडीयू विधायक रुहेल रंजन और चेतन आनंद ने यह कहा कि निशांत जल्द यात्रा पर निकलेंगे और उसके पहले बैठक करके कार्यकर्ताओं को क्या दिक्कतें आ रही हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने आया हूँ। फिर से यात्रा पे निकल रहे हैं। हाँ, अभी मैं बताऊंगा। अभी बात हो रही है पार्टी के लोगों से, तो मैं जब होगा डेट बताऊंगा कब से निकलूंगा। हाँ, सब ठीक है। लोग अधिकारियों ने किया हो। महिला आरक्षण बिल को लेकर जी हम तो महिला आरक्षण के समर्थन में थे। हमारी पार्टी, हम तो समर्थन में रहे हैं। वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कतें हैं और सरकार क्या काम कर रही है और आगे सरकार क्या क्या काम कर सकती है और लोगों की समस्याएं और कैसे कम करी जा सकती हैं, इसी के ऊपर चर्चाएं हो रही होती हैं। वो सारे कार्यकर्ताओं से जानना चाहते हैं कि उनको क्या दिक्कतें हैं। उनका एक सोच है कि वो पार्टी के लोगों से, जनता से, बिहार के तमाम लोगों से वो मिल करके उससे एक जो है उन लोग मतलब बिहार से जो है एक मिट्टी से जुड़ करके वो काम करना चाहते हैं और ये भी काबिले तारीफ है। हम ये समझते हैं कि उनका जो भी डिसीजन है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और ये हम जरूर बोलेंगे कि पर्सनली अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम तो चाह रहे थे कि वो पद लें, लेकिन जब उन्होंने नहीं लिया है और उनका जो भी डिसीजन है उनके हर एक डिसीजन पे हम लोग उनके साथ। बिहार में नई सरकार बनने के बाद शराबबंदी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी ने शराबबंदी पर दो टूक कह दिया कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। सम्राट ने क्लियर मैसेज दिया कि बिहार में शराबबंदी को खत्म करने का सवाल ही नहीं है। अब सम्राट के बयान के सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद सियासी हलकों में शराबबंदी को लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म था। क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी? शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग भी उठने लगी। लेकिन बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान ने साफ कर दिया है कि नई सरकार किस तरह से काम करेगी। शराबबंदी को लेकर के सम्राट चौधरी ने दो टूक में कह दिया, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। नीतीश कुमार के इस फैसले की तारीफ पीएम मोदी भी कर चुके हैं। इस फैसले पर पुनर्विचार का सवाल ही नहीं उठता है। शराबबंदी पर सम्राट चौधरी के इस बयान का एनडीए नेताओं ने स्वागत किया है, तो आरजेडी ने भी माना कि शराबबंदी से गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि शराबबंदी से एक समानांतर कारोबार शुरू हो गया है और इसीलिए सरकार शराबबंदी को जारी रखना चाहती है। जिस कानून के कारण बिहार खुशहाली और समृद्धि की राह पर अग्रसर हुआ, जिस कानून के कारण बिहार में महिलाएं सुरक्षित हुई और जिस कानून की प्रशंसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, जिस कानून का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, उस कानून पर किसी भी प्रकार की कोई समीक्षा नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शराबबंदी पर संकल्प की चौधराहट दिखाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहमति, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो क्लाइमेट लीडर हैं, उनके फैसले पर मुहर लगाया। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया है कि बिहार में शराबबंदी अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी पता है कि बिहार की महिलाओं ने शराबबंदी के बाद
जिस तरह से शांति का माहौल और जिस तरह से आप संस्कृति के माहौल से निकल करके अपने बच्चों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने का काम किया है और गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग के बीच जो शराबबंदी के बाद खुशहाली आई है। शराबबंदी की आड़ में जो एक नया कारोबार खड़ा हुआ अवैध शराब का, उसमें अकूत कमाई है। बिहार में शराबबंदी को नीतीश कुमार ने शुरू किया, पीएम मोदी ने सराहा और अब सम्राट चौधरी इसे आगे ले जाने का वचन दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं, आखिर बिहार में क्यों शराबबंदी लागू करनी पड़ी थी। हमारे बहनोई थे, वो शराब पीते थे रात में, घर में सब लोग खिलाफ रहते थे और आप जानते हैं हम तो सड़क पर थे। रात में लौटकर अपने बहन के यहां भी चले जाते थे कभी कभार, और फिर जब वो सो जाते थे और अगले दिन जगते थे तो कभी कभार हम उनको कहते थे कि शराब काहे पीते हैं, मत पीजिए, तो हंसने लगते थे। फिर हम कहते थे देखिए अभी तो हम सड़क पर हैं, लेकिन कभी अगर मेरे हाथ में ताकत आएगी तो हम शराब को बंद करा देंगे और सबसे पहले आपको पकड़ के बंद करा देंगे, ताकि पूरे बिहार में लोग जान जाएगा कि अपने बहनोई को नहीं छोड़ा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। बिहार में शराबबंदी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बताए रास्ते पर ही चलेंगे। सम्राट ने शराबबंदी पर साफ साफ मैसेज दे दिया, बिहार में शराबबंदी को खत्म करने का सवाल ही नहीं है। अगर समीक्षा भी होगी तो इस कानून को कड़ाई से लागू करने पर होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण, शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकने एक छोटे से